Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। कई वर्ष पहले की बात है। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि क्या कहूं। कभी कभी लगता है कि वो सब झूठ था। तबीयत खराब होने के कारण मैंने कुछ अजीब सा देख लिया होगा शायद, किंतु फिर मेरा मन कहता है कि इस घटना को सिरे से खारिज करना भी गलत ही होगा। मेरे उस समय के अनुभव में कुछ तो सच्चाई जरूर रही होगी। उस साल गर्मी की छुट्टियां बस खत्म ही हुई थी। बारिश का समय था। मैं क्लास में पढ़ा रहा था। देखा कि एक छात्र दूसरे से कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन्हें डांटा तो उन्हीं में से कोई बोल पड़ा, सर, कामाख्या सुधीर का मेडल छीन रहा है। क्या छीन रहा है? सर, मेडल। किसका मेडल? कैसा मेडल? सुधीर नामक लड़के ने खड़े होकर कहा, मेरा मेडल सर। क्या उसका मेडल तुम ले रहे थे कामाख्या? ले नहीं रहा था सर, बस देखने के लिए मांग रहा था, फिर भी नहीं दिया इसने। उसका मेडल है, अगर ना दे तो क्या तुम छीन लोगे? बैठो, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। अपनी बात समाप्त करके सुधीर की ओर देखते हुए मैंने छोटा सा एक लेक्चर भी दे डाला कि कैसे हम सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और फिर कौतूहल के साथ मैंने पूछा, ये मेडल का क्या मामला है, देखें जरा। मैंने सोचा था आजकल कलकत्ता के मोहल्ले मोहल्ले में जो बैडमिंटन, तैराकी या दौड़ की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उन्हीं में से किसी में शायद चौथे पांचवें स्थान पर आकर छोटा मोटा अठन्नी बराबर मेडल पा गया होगा। और स्वाभाविक है कि वो उसे अपनी कक्षा में लाकर 5 अन्य लोगों को दिखाना चाहेगा। यहां तक कि इसी बहाने पूरी कक्षा को इकट्ठा करके हेडमास्टर के पास जाकर आधे दिन की छुट्टी की मांग भी कर सकता है। तो वो मेडल मैंने तुच्छ भाव से हाथ में ले लिया, किंतु मेडल की ओर एक बार उपेक्षा के साथ देखते ही कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। नहीं, ये तो मोहल्ले के बैडमिंटन क्लब का बेकार मेडल नहीं था। मेडल पुराना था, बड़ा था और उसकी बनावट बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। यह कौन सी वस्तु है? मेडल पर क्या लिखा है, कम रोशनी वाली इस कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ ना पाया। दूसरी ओर पलट कर देखा, महारानी विक्टोरिया की कम उम्र वाली छवि अंकित थी। इसी बीच बहुत से लड़कों की भीड़ मेरी कुर्सी के चारों ओर मेडल देखने के लिए जमा हो गई। उन्हें धमकाते हुए कहा, जाओ बैठो सब, यहां भीड़ ना करो। फिर से देखा तो मेडल पर लिखा हुआ था, क्राइमिया, सेवास्टोपोल, विक्टोरिया, रेजिना। और दूसरी ओर सार्जेंट S.B. पार्किंस, 6th ड्रैगन गार्ड्स, सन 1854। पढ़कर मैं हैरान रह गया। क्राइमिया के युद्ध के समय सेवास्टोपोल के रण क्षेत्र में किसी साहसिक कार्य को संपन्न करने के लिए ये मेडल ड्रैगन गार्ड सैन्य टुकड़ी के सार्जेंट पार्किंस को दिया गया था। ये तो साधारण वस्तु बिल्कुल ही नहीं है। क्राइमिया, सेवास्टोपोल, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। किंतु कलकत्ता के नीलमणि दास लेन के सुधीर शाह के पास ये मेडल कहां से आया? वह मेरा है सर। तुम्हारा है समझा, लेकिन मिला कहां से? मेरे दादाजी ने दिया है सर। दादाजी? मेरे दादाजी के पिताजी के पास एक साहब जमा रख कर गए थे। कैसे? हम लोगों की शराब की दुकान थी ना सर। शराब पीने के बाद पैसे कम पड़ गए थे तो उसे बंधक रख गया था, फिर ले नहीं गया। मैंने यह बात दादाजी से सुनी है। मैंने गिनकर देखा, जिस वर्ष सार्जेंट पार्किंस ने यह मेडल पाया था
तब से 86 वर्ष बीत गए थे। तब उसकी उम्र अगर 20 वर्ष भी रही हो तो अब वो उचित रूप से 106 वर्ष का होना चाहिए। मतलब वो कब का मरकर भूत बन गया होगा। शनिवार का दिन था। सुबह सुबह छुट्टी होगी और बहुत दिनों बाद गांव जाऊंगा, पहले से निश्चित कर रखा था। वहां एक संपर्क है, गांव के ही व्यक्ति हैं जिन्हें हम आदर से बड़े पिताजी या ताऊजी कहते हैं। वे इतिहास पर चर्चा करते रहते हैं, काफी अध्ययन भी कर रखा है। सोचा उन्हें मेडल दिखाऊंगा तो वे बहुत खुश होंगे। तो सुधीर से वो मेडल मांग लिया, कहा सोमवार को लौटा दूंगा। स्कूल से छुट्टी के बाद सियालदह स्टेशन से 2:30 बजे की गाड़ी पकड़ी। गांव के स्टेशन पर जब उतरा तब 5:30 बज चुके थे। 2 मील पैदल चलकर घर पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी। भादो महीना खत्म होने को था और वर्षा उतनी अधिक न होने के कारण रास्ता सूखा था। पथ के दोनों ओर फैली वर्षा ऋतु की हरियाली आंखों को अच्छी लग रही थी। आजकल कलकत्ता में कहां ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। इसीलिए जोर से पांव ना चलाकर धीरे धीरे पैदल जा रहा था। यहां पहले ही बता दूं, मेरे घर पर कोई नहीं रहता है। बगल वाले घर की एक वृद्धा मेरे जाने पर हमेशा भोजन बना दिया करती है। मेरा एक बचपन का दोस्त है वृंदावन। वो कई वर्षों से विदेश में रह रहा है। फूफी मां के मुंह से सुना कि वृंदावन कुछ 15 दिन पहले घर आया है। संध्या के बाद ही उससे मिलूंगा और वो मेडल भी दिखाना है उसे। नदी के किनारे जाकर देखा, वर्षा के कारण नदी का जल भयानक रूप से बढ़ा हुआ है और किनारों को छोड़कर दोनों ओर के खेतों तक जा पहुंचा है। बहुत देर तक बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। चमगादड़ों के दल अपने अपने घरों से निकलने लगे। किसी और कोई नहीं है। एक स्थान पर वर्षा की चोट से नदी का किनारा टूट गया है। बहुत अधिक ऊंचा किनारा और नीचे तेज बहती नदी। उस जगह से जाते जाते इच्छा हुई कि देखूं नदी ने किनारों को किस तरह तोड़ा है। किनारे पर खड़े होकर मैं नीचे जल का भंवर देख ही रहा था कि अचानक मेरे मन में एक विचित्र इच्छा जाग उठी। मैं कूदकर किनारे से जल में गिरूंगा। खड़े खड़े इच्छा जैसे क्रमशः बढ़ती जा रही थी। कूदूं, कूद पड़ूं। मैं तैरना नहीं जानता, पर इच्छा को किसी तरह नहीं संभाल पा रहा था। यहां तक कि मेरे मन में विचार आया कि और कुछ क्षणों तक रहने पर मुझे कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे जीवन का सुख चला जाएगा। जल्दी जल्दी किनारे से एक प्रकार से जोर लगाकर लौट आया। ये मुझे क्या हो गया था? अद्भुत। तबीयत भी तो ठीक ही थी। वृंदावन के घर गया। कितने दिनों बाद हम मिले। देर तक बैठकर ढेर सारी बातें की, सुख दुख की कहानियां। बहुत गर्मी है आज, कहीं भी तनिक से भी हवा नहीं है। भादो महीने की उमस भरी गर्मी। वृंदावन ने कहा, चलो चलते हैं, छत पर बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी हवा तो मिलेगी। हाँ सुन, तू हमारे यहां से खा पी कर ही जाएगा, माँ ने कह दिया है। दोनों जन छत पर गए। घर 2 तल्ला था। दूसरे तल्ले की छत पर एक ही कमरा है। मैं जानता था वृंदावन के चाचा उस कमरे में रहते हैं। दूसरे तल्ले की छत पर जाकर देखा, घर के पिछले हिस्से पर बांस का टेक लगाया गया है। मैंने कहा, घर पर राजमिस्त्री काम कर रहा है शायद वृंदावन? हाँ भाई, चाचा के घर की मरम्मत होगी। उत्तर की ओर की दीवार से नूना लगी ईंटों को निकाला जा रहा है। वृंदावन दूसरे तल्ले के घर में गया।
मेरे मन में किंतु न जाने कैसा एक अस्थिर भाव था। थोड़ी देर बातें कर मैंने थोड़ा पानी पीना चाहा। वृंदावन पानी लेने नीचे गया। मैं छत पर टहलने लगा। छत पर कोई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। जिस ओर राजमिस्त्री बांसों का आलंब लगाए काम कर रहे हैं, टहलते टहलते उसी ओर जाकर खड़ा होकर देख रहा था। अचानक मेरे मन में आया, क्यों ना छत पर से कूद पड़ूं? अच्छा होगा, कूदूंगा, कूदना ही पड़ेगा। कूद पड़ूं? इसी समय में वृंदावन ने छत पर आकर कहा, अरे सुरेन, आओ कमरे में आ जाओ, माँ चाय भेज रही है। अरे वहां क्यों खड़े हो? है? और भी करीब आधे घंटे तक बातें करने के बाद वृंदावन खाने की व्यवस्था कहां तक हुई ये देखने नीचे चला गया। घर के अंदर बहुत गर्मी थी। मैं बाहर छत पर खुली हवा में फिर से टहलने लगा। राजमिस्त्रियों के बेड़े के निकट जाकर मेरे मन में आया, कूदना तो इस बार पड़ेगा ही। कोई नहीं है छत पर, कोई रोकने नहीं आएगा। अवसर उपयुक्त है। संग संग मेरे मन के भीतर से जैसे कोई ये भी कह रहा है, कूदना मत मूर्ख, कूदना मत, गिरकर चूर चूर हो जाओगे। मेरे सिर में ना जाने कैसी झिमझिमाहट सी हो रही है। कितने क्षणों बाद नहीं जानता, और कैसे क्या हुआ ये भी नहीं जानता। अचानक वृंदावन की चीख से मुझे होश आया। ये क्या कर रहे थे? देखा, वृंदावन मेरा हाथ खींचकर मुझे उठा रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने देखा तुम जैसे कूद पड़े थे, भाग्य से पांव बांसों में अटक गए, इसी से रक्षा हुई। क्या हुआ है तुझे सुरेन? वृंदावन ने मुझे घर में ले जाकर सुला दिया। सभी ने कहा, ट्रेन से आने के कारण और गर्मी से तबीयत खराब होने के कारण सिर चकराने से मैं गिर पड़ा था। मैं जानता हूं, सिर चकराने के कारण मैं नहीं गिरा था, मैं स्वेच्छा से ही कूद पड़ा था। बिछौने पर सोकर बहुत स्वस्थ महसूस किया। करवट बदलते ही लगा जैसे कोई कड़ी वस्तु मेरे छाती से टकराई। पॉकेट में हाथ डालकर पाया, सुधीर का वही मेडल था। आश्चर्य, इसकी बात तो अब तक एकदम भूल गया था। वृंदावन को दिखाया उसे। उसके घर के सभी लोगों ने हाथों में मेडल को घुमा फिरा कर देखा। रात को अपने घर आकर मैं सो गया। जैसा मैंने कहा था कि मैं अकेला ही रहता हूं। एक बात समझ आई कि जब से वृंदावन के घर से बाहर निकलकर रास्ते पर पैर रखा है, तब से ही मुझे न जाने किस प्रकार का डर लग रहा है। घर में जब प्रवेश किया तब जैसे डर बढ़ गया। इसके पहले घर में कितनी ही बार अकेले सोया, कभी मन में ऐसा डर नहीं आया ना। मैं सचमुच ही बीमार हूं। शरीर बीमार रहने पर मन का भी दुर्बल होना बहुत स्वाभाविक है। बत्ती बुझाकर मैंने सोना चाहा। मेरे सिरहाने के निकट एक बड़ी खिड़की है। खिड़की से घर के पीछे के वन बगीचे दिखते हैं। खूब चांदनी फैली है। कृष्ण पक्ष की एकादशी की ज्योत्सना है। हवा आने के लिए खिड़की खोल रखी है। कितनी देर सोया याद नहीं, घंटे भर से अधिक नहीं हुआ होगा। अचानक नींद खुल गई। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सिरहाने की खिड़की पर कोई खड़ा है, जैसे सिर उठाकर उस तरफ देखने पर वो दिख जाएगा। बहुत डर गया मैं, जबकि डर क्यों रहा था ये भी नहीं जानता था। ऐसा भय कि
किसी भी तरह सिरहाने की खिड़की की ओर देख नहीं पाया। आंखों से ना देखने पर भी मुझे अच्छी तरह से लगा खिड़की की छड़ों पर 2 हाथ रखे कोई खड़ा है। मैं पूरा जोर लगाकर आंखें बंद करके सोया रहा। सोने की चेष्टा की, किंतु घर में क्या कहीं कोई चूहा सड़ गया है? किसके सड़ने की गंध है? जैसे आयोडीन, लिंट, मलहम जैसी तीव्र गंध के साथ सड़े फोड़े की दुर्गंध मिली हुई सी। इतने दिनों तक घर में तो कोई रहता नहीं था, फिर क्यों? जिसके ऊपर घर की सफाई की जिम्मेवारी थी वो कुछ भी देखभाल नहीं करता है, ये मुझे समझ में आ गया। ना जाने कौन मेरे मन के अंदर से कहता है, आंखें खोल करके देखो, अपने सिरहाने की खिड़की की ओर आंखें खोल करके देखो ना। घर के चारों ओर जैसे किसी का तेज प्रभाव है, कोई अमंगलजनक, हिंसक, उग्र और शांत किस्म का प्रभाव। इसे बताकर सही सही समझाया नहीं जा सकता। मैं जैसे भयानक रूप से विपदग्रस्त हूं। वो ऐसी विपदा है जो मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकती है, यहां तक कि वो दरवाजे की चौखट को पार कर अंधकारमय मृत्युपुरी की हिम शीतल नीरवता में डुबा भी सकती है। मैं किसी भी प्रकार से सिरहाने की खिड़की की ओर देखना नहीं चाहता, किंतु मेरे घर के आसपास जो भी अशुभ प्रभाव हो, दीवार के इस ओर उसका प्रभाव नहीं है। बहुत सालों पहले ही मेरे पूर्वजों ने घर में शालिग्राम शिला की स्थापना की थी। इसके रहते कोई भी अशुभ शक्ति अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती थी। मेरे मन ने ही जैसे ये सारी बातें फिर कही। अंधेरी रात में निर्जन घर में मन कितनी बातें कहता है। खिड़की के किनारे ना जाने कैसी एक आवाज हुई, अजीब किस्म की आवाज। जाने कौन खिड़की की छड़ों को ठोक कर मेरी दृष्टि आकर्षित करना चाहता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। डर के मारे मेरा कलेजा धक धक करने लगा। किसी को बुलाऊं, चीख कर। एक बार खिड़की की ओर देखूं कि वो है क्या। अचानक मुझे याद आया कि एक बूढ़ा नेवला बहुत दिनों से बाहर की दीवार पर काठ की शहतीरों में घर बनाए हुए है। आज शाम को भी एक बार देखा है। शायद ये उसी की आवाज है। मन में साहस फिर से लौट आया। हो, पसीने से तरबतर होकर ज्वर जैसे उतर गया। पलट कर अब आश्वस्ति की सांस ली और सोने की चेष्टा की, किंतु मेरे ये भाव अधिक क्षणों तक स्थायी न रहे। यह बात मेरे मन से बिल्कुल नहीं गई कि आज रात मैं अकेला नहीं, और भी कोई आई है। निद्राहीन आंखों से वो मेरे ऊपर प्रखर दृष्टि से पहरा रखे हुए है। मुझे वो आराम नहीं करने देगा आज। बार बार निद्रा आती है, फिर यूं ही जग उठता हूं, किंतु आंख खोलने या बिस्तर पर उठकर बैठने का साहस नहीं होता। और वही आवाज बीच बीच में खिड़की की छड़ों पर उत्पन्न होते सुनता हूं। बहुत हल्के हाथों के आघात से निकली आवाज, जैसे कि आवाज कहती है, आंखें खोलकर देखो। पीछे घूमकर खिड़की की ओर आंखें खोलकर देखो। पसीने से बिस्तर भीग गया है। बादों की शुष्क हवा की गर्मी है कि क्या है पता नहीं। इसी अवस्था में भोर हो गई। दिन का प्रकाश फैला।
लोगों की आवाज कानों पर पड़ते ही रात का डर मन से न जाने कहां गुम हो गया। निश्चिंत मन से 9 बजे तक सोया। उसके बाद उठकर चाय पीकर मोहल्ले में घूमने निकल गया। इस समय एक घटना घटी, पर मैंने उसे विशेष कोई महत्व नहीं दिया। किंतु बाद में सारी बातों को मन ही मन में विश्लेषण कर देखने पर वो बहुत आश्चर्यजनक सी मालूम पड़ी थी। दूसरे मोहल्ले के रास्ते पर रहने वाले अपने उन्हीं ताऊजी से मिलने, उन्हें दिखाने के लिए मैं मेडल कल रात ही अपने साथ लेकर निकला था, किंतु वृंदावन के घर निमंत्रण के कारण उनसे मिल नहीं पाया था। आज मुझे देखकर उन्होंने कहा, अरे सुरेन, ठीक हो सुरेन? तुम आए हो मुझे पता चल गया था। तब रात बहुत हो गई थी, इसीलिए नहीं बुलाया। शायद वृंदावन के घर से लौट रहे थे। मैं उस समय छत पर टहल रहा था। जो गर्मी पड़ी है कल रात से, तुम्हारे संग लोग थे इसीलिए नहीं बुलाया। वो व्यक्ति कौन है? बहुत लंबा है, सिख या पंजाबी जैसा लंबा। शायद तुम्हारा साथी है। मेरे संग लंबा आदमी कल रात में? ये क्या कह रहे हैं अताव जी? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई आदमी नहीं था, अकेले जा रहे थे? भाई, मेरे आंख की देखने की क्षमता क्या बिल्कुल ही खराब हो गई है? ऐसा ही होगा ताऊ जी, मेरे संग कोई नहीं था। इसके अलावा आपके घर के सामने जो बड़ा आम का पेड़ है, उसकी परछाई में धोखा हो गया होगा। ऐसी भूल होती है। क्या अद्भुत कांड है! इतनी भूल होगी आंखों से? आम के पेड़ के इस तरफ जब तुमने टॉर्च जलाई, तब देखा तुम और तुम्हारे पीछे एक लंबा सा आदमी। इसके बाद तुम टॉर्च बुझाकर पेड़ की छाया में खो गए। तब भी चांदनी के प्रकाश और छाया के अंधकार में मैंने स्पष्ट रूप से देखा, वो आदमी तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था। तुम्हारे सिर से भी जैसे 1 हाथ अधिक लंबा, तुम्हारे एकदम पीछे। मैंने ताऊजी को फिर समझाया और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। कहा कि बाद में मिलूंगा। सारा दिन वृंदावन के संग गप्पे मारते हुए बीत गया। पिछली रात का भय दिन के प्रकाश में इतना हास्यास्पद और अजीब लगा कि सोचा वृंदावन को भी वो बात बताई जाए। रात की गाड़ी से कलकत्ता लौटना था। वृंदावन के घर से चाय पीकर घर लौट आया और स्टेशन की ओर रवाना हुआ। तब सांझ का अंधेरा अच्छी तरह से फैल गया था। बाउरी टोले के बड़े बगीचे से होकर जा रहा था। बगीचे को पार करने में लगभग 5-6 मिनट लगते थे। बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचे के ठीक बीचों बीच पहुंच सहसा पीछे की ओर जाने क्या सोचकर देखा, मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। कौन है? कौन है वो वहां खड़ा? रास्ते से थोड़ा निकट जंगली घासों के बीच आधे अंधकार में एक असाधारण मूर्ति थी, खूब लंबी। उसके सिर पर घोड़ों के सिरनुमा एक लंबी प्रकार की टोपी पतले लोहे की चेन से ठुड्डी से बंधी हुई थी। चित्रों में गोरे सैनिकों के सर पर जिस प्रकार की टोपी देखी जाती है, वह मूर्ति जैसे निश्चल निस्पंद अवस्था में मेरी ओर निहारती खड़ी थी। मुझसे मात्र 10 गज या उससे भी कम दूरी पर। मरने को तैयार आदमी की तरह मैं थोड़ा और आगे गया, जैसे इस भयानक कौतूहल को मुझे हल करना ही था। मूर्ति ना हिलती थी ना डुलती थी, जैसे निश्चल पत्थर की मूर्ति हो, किंतु बहुत स्पष्ट देख रहा था 7-8 गज मात्र दूर वो मूर्ति थी।
और घोड़े के बालों की लंबी टोपी और इस्पात की चेन का स्टैंप स्पष्ट दिख रहा था। मेरे पांव थर-थर करके कांपने लगे। सारा देह न जाने कैसे सुन्न हुआ जा रहा था। सिर जैसे बहुत हल्का हो गया था। लगता था कि और आधे मिनट इसी तरह रहा तो मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। कारण उसी भीषण मूर्ति के आमने सामने मैं खड़ा था। किंतु ठीक उसी समय बोरिया बगीचे की राह पर लालटेन लिए कोई आया। 2-3 लोगों के गले की आवाज सुनकर मेरा साहस लौट आया। मैंने उन लोगों को चिल्लाकर बुलाया, सुनिए, सुनिए, इधर आइए। वे दौड़ कर आए। मुझे वहां जंगल में देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हो बोले, वहां क्या है बाबू? क्या हुआ है? बाबू, यहां खड़े होकर क्या देख रहे थे? इस भूतहे पेड़ को? मैंने भी देखा, वो भूतहा पेड़ ही था। ऊपर की ओर की पत्तियों डालियों को छांटकर पेड़ को ठीक हॉर्स गार्ड लोगों के घोड़ों के बालों से बनी टोपी की तरह बना दिया गया था। लोगों की आंखों से कैसी कैसी भूल होती है। कल मैंने ताऊजी को चश्मा लेने की सलाह दे डाली थी। यह सोचकर मन ही मन में बहुत लज्जित हुआ। वे वृद्ध आदमी थे, उनकी आंखों से भूल तो हो ही सकती थी। मेरी ही जब यह अवस्था थी। उन लोगों ने मुझे प्रकाश दिखाते हुए स्टेशन पहुंचा दिया। दूसरे दिन स्कूल में सुधीर का मेडल लौटा दिया। सुधीर ने कहा, आपको दादाजी ने एक बार बुलाया है। मेरे साथ छुट्टी के बाद हमारे घर आइए, उन्होंने आपको ले आने को कहा है। सुधीर के दादाजी ने कहा, जैसे ही सुधीर से सुना आप मेडल लेकर गांव चले गए हैं, मैं बहुत डर गया था मास्टर साहब। आपके गांव का ठिकाना तक नहीं जानता था, नहीं तो एक तार भेज देता। वो मेडल मेरे पिताजी को एक गोरा सैनिक दे गया था, गिरवी रख गया था और छुड़ा नहीं पाया। तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर पिताजी बताते थे कि वो बहुत पियक्कड़ और गंवार था। उस मेडल से विपद हो रही है। हम लोगों के वंशज के अलावा दूसरा कोई ले तो उसके जीवन में विपद आ जाती है। बहुत पहले की बात है। मेरे एक बहनोई ने एक बार किसी की नहीं सुनी, मेडल दिखाने घर ले गया। उसी दिन संध्या के समय वो छत से गिरकर मर गया। मृतक की पॉकेट से वो मेडल निकला। छत पर से पॉकेट में मेडल पाया गया? हाँ मास्टर साहब, मेरा अपना बहनोई। झूठी बातें तो मैं बोलूंगा नहीं। ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। उसके अलावा और 2-1 लोगों ने लिया था। तत्काल ये सभी वापस दे गए थे। कहते थे रात में डर लगता है, शरीर कांपने लगता है, ऐसा लगता है मानो कोई पीछा कर रहा है। वह बाहरी लोगों के लिए सहन योग्य नहीं है। प्राण तक की हानि हो सकती है। एक बात बताना जरूरी है।
महीने भर बाद मैं फिर देश गया। बावरिया बगीचे में जहां उस रात मुझे डर लगा था, उस ओर निहार कर देखने पर वह भूतहा पेड़ कहीं मेरी दृष्टि में नहीं आया। जिस आम के पेड़ के पास भूतहा पेड़ देखा था, वहां दिन के उजाले में अच्छी तरह से देखा, पर कहीं भी वो पेड़ मुझे नहीं मिला। पेड़ काट लेने के बाद जो खूंटी रह जाती है, उसका भी कोई चिन्ह नहीं था। उस जगह को देखकर यह आभास भी नहीं होता था कि किसी समय वहां कोई पेड़ रहा होगा। तो फिर वो क्या था? वो क्या था? यह सवाल आज तक मुझे परेशान करता है। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सकें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।